नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत आपका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था, गुलाम वंश, हम लोग दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश कवर कर चुके हैं और अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गुलाम वंश के बाद अगले वंश का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है खिलजी वंश। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद या क्यूमर्स था। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, ये बलबन की सेना में सैनिक के पद पर हुआ करता था। अर्थात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत में आ गया था, अर्थात सैनिक था। और जब लास्ट में कैकुबाद जो था, कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी और दिल्ली की गद्दी पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बैठ गया। इसके बैठने के बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि कैकुबाद और क्यूमर्स दोनों ही अयोग्य थे और अयोग्य होने के कारण ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दिल्ली की गद्दी पर बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से लेकर 96 इसका शासनकाल है और ये दिल्ली सल्तनत में सबसे बूढ़ा सुल्तान था। ये दिल्ली सल्तनत में सबसे बूढ़ा सुल्तान था। इसकी एक अहम बात यह है कि ये जब बूढ़ा है, स्वाभाविक सी बात है, बूढ़ा आदमी झगड़ा नहीं कर सकता है। तो जब भी राज्य में कोई भी वाद या विवाद होता था तो इसके सिर्फ यही शब्द होते थे, मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूँ और मैं किसी मुसलमान का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं एक बूढ़ा मुसलमान हूं, मैं किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। इस प्रकार से ये राज्य की सभी समस्याओं को सॉल्व कर लेता था और बड़ा ही उदारवादी व्यक्ति था। आपसे पूछा भी जा सकता है, इसका मुसलमानों के प्रति थोड़ा रुख कठोर था, लेकिन हिंदुओं के प्रति इसका रुख और भी नर्म था। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का सबसे उदारवादी शासक के रूप में जाना जाता है। और ये 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसका भतीजा था जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी जो इसका भतीजा था, उसको इसने कड़ा का सूबेदार बना दिया। और जब ये कड़ा का सूबेदार था, यानी जब इसने कड़ा पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी इसके भतीजे ने, तो कड़ा से बहुत सारी धन संपत्ति लूट कर लाया। अब सवाल ये उठता है कि अलाउद्दीन खिलजी के मन में कड़ा मानिकपुर विजय के उपरांत ही पहली बार ये प्रबल इच्छा जागी कि क्यों ना मैं भी सुल्तान बनूं। तो 1296 में इसकी पहली बार अलाउद्दीन खिलजी की ये इच्छा जागी कि क्यों ना हम भी दिल्ली के सुल्तान बने। और इसी इच्छा के दौरान इसने इख्तियारुद्दीन खां के हाथों जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करवा दी। एक षड्यंत्र के जरिए अपने चाचा की हत्या करवा दी। और हत्यारा कौन था? इख्तियारुद्दीन खां। और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो अलाउद्दीन खिलजी 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ही इसने स्वयं को कड़ा का सुल्तान घोषित कर दिया। यानी चाचा जब दिल्ली के सुल्तान थे तो इसने स्वयं को कड़ा का सुल्तान घोषित कर दिया। और जैसे ही चाचा कड़ा में मिलने आए इससे, और वहीं पर उनकी हत्या इख्तियारुद्दीन के हाथों करवा दी।
अब सवाल उठता है यहाँ पर, ये जीवन में इसके बचपन में इसके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण ये अपने चाचा के पास रहा, इसलिए इसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही निरक्षर था। बलबन के द्वारा बनाए गए लाल महल में इसने 1296 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की एक सबसे अहम बात ये थी कि ये दिल्ली सल्तनत में एक ऐसा सुल्तान था जिसकी सोच बहुत विस्तृत थी, बड़ी थी। कैसे बड़ी थी? ये सिकंदर के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना चाहता था। इसलिए इसे इतिहास में द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। जब इसकी इच्छा विश्व विजेता बनने की थी, उसी समय एक काजी से इसकी मुलाकात हुई जिनका नाम अलाउत्तमुल्क था। अलाउद्दीन खिलजी ये चाहता था कि हम अपने साम्राज्य का विस्तार करें और साथ ही एक नया धर्म भी बनाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अपने चाचा की हत्या यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की, तो इसके सामने कई सारी अन्य समस्याएं भी खड़ी हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय एकमात्र मंगोल आक्रमण हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय एक मंगोलों ने आक्रमण किया था, और मंगोलों ने जो आक्रमण किया वो चंगेज खां के पुत्र अब्दुल्ला ने, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, चंगेज खां के पुत्र अब्दुल्ला, चंगेज खां के पुत्र अब्दुल्ला ने जलालुद्दीन के समय दिल्ली पर आक्रमण किया और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अब्दुल्ला को पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद अब्दुल्ला के सेनापति उलूग खां को बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के बाद बहुत सारे सैनिकों को इसने बंदी बनाया। तो जिन सैनिकों को इसने बंदी बनाया था, उन सभी बंदियों को दिल्ली के समीप ही एक जगह दी रहने के लिए, और जो जगह दी उसी को मंगोलपुरी कहते हैं, उसी को मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है, उसी को मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने जो मंगोलों को पराजित किया, और पराजित करने के बाद उनको उनके सेनापति सहित दिल्ली के समीप मंगोलपुरी में उनको रहने का इंतजाम किया। इससे एक काम ये हुआ कि मंगोलों ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय फिर कभी दोबारा आक्रमण नहीं किया। इसकी वजह क्या थी कि मंगोलों और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के मध्य मित्रवत संबंध हो गया। इधर जब अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी, तो सबसे पहले जो रुष्ट हुआ वो मंगोल ही थे। मंगोलों को लगा कि हमारे राजा की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने ये अच्छा नहीं किया। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो अलाउद्दीन खिलजी को ये डर सताने लगा कि अब उसके राज्य में सबसे ज़्यादा समस्या मंगोलों से आने वाली है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है, सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण, यानी कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किसके शासनकाल के समय किया? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय। तो
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोलों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने एक प्रमुख सेनापति जफर खां को नियुक्त किया। जफर खां को नियुक्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी भी परिवर्तित कर दी। दिल्ली से काम तो हो नहीं सकता था, क्योंकि दिल्ली के समीप मंगोलपुरी है और मंगोलपुरी में मंगोल रहते हैं, जिसकी वजह से अलाउद्दीन अपने प्रशासनिक कार्य ठीक से नहीं कर पा रहा था। इसलिए इसने अपनी राजधानी चेंज कर दी और कहाँ पर बनाई? सीरी। हमने यहाँ पर लिखा है सीरी फोर्ट, ये सीरी का किला, सीरी का किला। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी के सभी कार्य सीरी के किले से करना प्रारंभ किया और उस किले की निगरानी के लिए जफर खां को नियुक्त किया। जफर खां बड़ा ही क्रूर सेनापति था। इसे मंगोलों की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। इसने मंगोलों से निपटने के लिए खास नीति अपनाई, जिसे रक्त एवं तलवार की नीति के नाम से जाना जाता है। रक्त और तलवार की नीति के तहत कोई भी मंगोल, चाहे वह उदार हो या कुटिल हो, इसकी वह हत्या कर देता था। कहने का मतलब रक्त एवं तलवार की नीति क्या है? इसमें चाहे कोई भी मंगोल उदार हो या कुटिल हो, उसको निपटा दो। अलाउद्दीन खिलजी का मानना यह था कि जो उदार है वो भी कल कुटिल बन सकता है, इसलिए उसके बनने से पहले ही उसको निपटा दो। तो सीधी सीधी बात यह है कि सबसे ज्यादा मंगोलों की हत्या अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही होती है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें, इसने उलेमाओं के प्रभाव को समाप्त कर दिया। दिल्ली सल्तनत में उस समय उलेमाओं का बड़ा प्रभाव था। राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में लगातार हस्तक्षेप करने के कारण अलाउद्दीन खिलजी ने उनके सभी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को उनको बेदखल कर दिया। यदि हम इसके कुछ स्थापत्य कला की दृष्टि से इसके कुछ प्रमुख इमारतों की बात करें तो अलाई दरवाजा इसने बनवाई, हौज खास बनवाया, सीरी का फोर्ट बनवाया, जमात खाना मस्जिद, ये सभी चीजें इसने बनवाई। इसके अलावा अब हम इसके अभियानों की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के यदि अभियानों की हम बात करें तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया। हो सकता है आप इसको देख पाएं और इसको स्क्रीनशॉट लेके बाद में जूम करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका अभियान गुजरात की ओर गया। इसने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक कर्णदेव बघेला था। कर्णदेव बघेला 1299 ईस्वी में नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में, नुसरत खां और उलूग खां के नेतृत्व में 1299 ईस्वी में पहला अभियान गुजरात के लिए भेजा। गुजरात का शासक कर्णदेव बघेला पराजित हो गया और उसकी पत्नी कमला देवी को दोनों सेनापति दिल्ली ले आए और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सबसे प्रिय रानी के रूप में कमला देवी से विवाह किया। यदि हम इसकी बात करें इसके दूसरे अभियान की, तो इसका दूसरा अभियान रणथंबर के लिए हुआ। ये देख पा रहे होंगे, रणथंबर के लिए हुआ 1301 ईस्वी में। उस समय रणथंबर का राजा हमीर देव था। यहाँ का राजा चौहान वंश का राजा हमीर देव था।
इसके बाद इसका जो अगला अभियान उत्तर भारत में वो चित्तौड़ की ओर रहा, और चित्तौड़ का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे ये वही चित्तौड़ है जिसके ऊपर एक पूरी फिल्म बनी है। चित्तौड़ की बात करने से पहले हम लोग इसका एक अभियान, इस अभियान की बात कर लेते हैं। 1302 और 1303 में ही उड़ीसा जुज्जू में इसका एक अभियान गया, और इस अभियान का नेतृत्व भी नुसरत खान ने किया। अब यहाँ पर समझ लेना इस चित्तौड़ अभियान की कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि चित्तौड़ का अभियान के लिए मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत जिम्मेदार है। दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को हासिल कर लेते हैं, किसी अच्छी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में, पद्मिनी के बारे में अपनी किताब पद्मावत में लिखा, उनकी सुंदरता के बारे में और उनके गुणों के बारे में। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को उनकी सुंदरता के बारे में पता चला तो अलाउद्दीन खिलजी वह हर खूबसूरत चीज़ को हासिल करना चाहता था, जिसकी वजह से वह चित्तौड़ की ओर रवाना हो गया। चित्तौड़ के उस समय राजा रतन सिंह हुआ करते थे, राजपूत राजा थे, और उन्हीं की पत्नी पद्मिनी थी। चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसकी बाकी पूरी डिटेल आपने मूवी के माध्यम से 2018 में देख रखी होगी, तो हम ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। और नहीं तो आप YouTube पर पद्मावत के नाम से मूवी देख सकते हैं इस लॉकडाउन के अवसर में। इसके बाद यदि हम बात करें तो चित्तौड़ को भी इसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, और अब इसने जो है देवगिरी की ओर, देवगिरी उस समय देवगिरी पर यादवों का शासन था, और बड़ा ही ये एक मजबूत प्रांत हुआ करता था, बड़ा सुदृढ़ क्षेत्र था। यदि हम बात करें, यहाँ का राजा रामचंद्र देव था, देवगिरी का राजा रामचंद्र देव था। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि देवगिरी पर हमने 2 बार आक्रमण बताए हैं। एक बार तो 1296 के समय, जब अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का सूबेदार था, तब इसने 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया। तो उस समय रामचंद्र देव ये शासक था, और ये तय किया गया कि भाई राजस्व दो, लगान दो, टैक्स दो। तो अलाउद्दीन खिलजी इस बात के लिए, रामचंद्र देव जो यहाँ के राजा थे वह तैयार हो गए और यहाँ से कर जाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद इसने कर देना पुनः बंद कर दिया। रामचंद्र देव ने जब पुनः बंद कर दिया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मौत के पश्चात, तो फिर 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार दोबारा आक्रमण किया और देवगिरी को अपनी सत्ता में मिला लिया। अब यदि हम यहाँ पर बात करें, ये देवगिरी से ही इसने वारंगल पर भी आक्रमण किया। ये वारंगल वही जगह है जहाँ का राजा प्रताप रुद्रदेव था। और जब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी होगी आपको, जितने भी अलाउद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में जो आक्रमण हुए, जितने भी इधर दक्षिण भारत में आक्रमण देख रहे हैं, यहाँ से लेकर ये सारे जो दक्षिण भारत के आक्रमण, हम दूसरे मार्कर से इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये जितने भी दक्षिण भारत के आक्रमण हैं,
इन सब का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। यानी कि दक्षिण भारत के सभी आक्रमणों का नेतृत्व किसने किया? मलिक काफूर ने किया। तो दक्षिण भारत के आक्रमणों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। इसके बाद ध्यान रखना, वारंगल का जो राजा प्रताप रुद्रदेव सिंह था, जब ये पराजित हो गया और इसने अलाउद्दीन खिलजी की दास्ता स्वीकार कर ली, तो जब दास्ता स्वीकार कर ली तो यहाँ पर ध्यान देना कि राजा को यानी अलाउद्दीन खिलजी को कोलार की खान से निकला हुआ गोलकुंडा की खदान से निकला हुआ कोहिनूर हीरा भेंट किया। यानी कि मलिक काफूर को क्या दिया? कोहिनूर हीरा दिया। और वही कोहिनूर कहाँ पहुंचा? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब ये हम लोग कोहिनूर के बारे में और भी डिटेल देख लेंगे, लेकिन उससे पहले इसका एक अभियान और बचा। इसने होयसल पर आक्रमण किया। होयसल पर आक्रमण किया। यहाँ पर पांड्य शासक हुआ करते थे, पांड्य शासक सुंदर, उनको पराजित किया। तो इस प्रकार से ये पूरा दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। उसको अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और ये सब क्यों कर पाया? इसकी खास वजह क्या थी कि उसके पास अच्छे सेनापति, कुशल योग्य सेनापति हुआ करते थे। जैसे यदि हम बात करें, नुसरत खां जब गुजरात विजय के दौरान गया था तो वहां पर उसकी एक हिजड़ा से मुलाकात हुई जिसका नाम मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में लेकर आया था। कौन? नुसरत खां। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने आपको बताया जफर खां के बारे में, मंगोलों की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। इसके पास ये इतने कुशल योग्य सेनापति हुआ करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतिहासकार लिखते हैं, बड़ा ही योग्य व्यक्ति था, बहुत ही बुद्धिमान। आप समझ सकते हैं, शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था वह सिकंदर जैसा बनना चाहता था। तो उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे उसने सबसे पहले जो बाजार में समस्याएं थी, भ्रष्टाचार जो था, उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नगद वेतन का प्रबंध किया। नगद वेतन का प्रबंध किया। यानी कि ये दिल्ली सुल्तनत में ऐसा पहला सुल्तान था जिसने वेतन नगद बाई कैश देना प्रारंभ किया। इसके अलावा इसने सैनिकों की हुलिया प्रथा, यानी जो सैनिक हुआ करते थे उन सैनिकों का ड्रेस कोड बनवाना प्रारंभ किया। हुलिया का मतलब ड्रेस कोड, और ड्रेस कोड के साथ साथ उस समय जो इसके शासनकाल में मुद्रा चलती थी, उस मुद्रा को गर्म करके माथे पर लगा देना। इसीलिए इस प्रथा को क्या कहते हैं? हुलिया प्रणाली या हुलिया प्रथा। तो हुलिया प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके शासनकाल में बड़ी समस्याएं थी। जैसे कि एक समस्या और थी, ये अपनी सेना को बड़ा मजबूत रखता था, और इसकी सेना मजबूत तो थी, लेकिन एक दिल्ली के किले पर सुरक्षा करने वाली सेना अलग थी, और सीरी के किले पर वहां पर भी सैनिक रहते थे, जिसकी वजह से इसको सेना की संख्या में बढ़ोतरी करनी पड़ी। जब सेना की मात्रा को बढ़ाना पड़ा,
जिससे इसके राजस्व पर भी बोझ पड़ा। इसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जब ज़्यादा सेना रखेगा तो पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इसने पैसा कहाँ से ज़्यादा आए, उसके लिए इसने एक प्रणाली प्रारंभ की, बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली से इसने क्या किया, बाजार में मंडी बनवाई और मंडी का निर्माण करके उसमें सभी वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए। यदि कोई भी व्यापारी उचित दाम पर वस्तु को बेचते हुए नहीं पाया जाता था तो उसको कठोर दंड का प्रावधान किया जाता था। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि यदि कोई वजन में तौल कम ज़्यादा करता था तो अलाउद्दीन उसका उतने ही ग्राम मांस काट लेता था। इतना कठोर न्याय की व्यवस्था इसने प्रारंभ की। इसने वस्तुओं के दाम नियंत्रित किए, नगद वेतन का व्यवस्था करवाई, सैनिकों की हुलिया प्रणाली। एक पॉइंट छूट रहा है, घोड़ों को दागने की प्रथा। ये क्या थी? घोड़ों को दागने की प्रथा दरअसल ये थी कि इसके शासनकाल में सैनिकों की संख्या ज्यादा थी, तो सैनिक दूसरे दिन दरबार में आते थे, कहते थे कि साहब घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया, मरा हुआ घोड़ा लाके दिखा दिया कि साहब ये देखो मर गया। अब राजा को पता ही नहीं कौन सा हमारा वाला था, कौन सा मरा वाला है। इसलिए इसने घोड़ों को दागने की प्रथा, यानी कि घोड़े के ऊपर एक मोहर लगाने की प्रथा प्रारंभ की। जिससे क्या हुआ, जिससे ये हुआ कि अब जब घोड़ा मरेगा तो वही घोड़ा लाओगे तो उस पर निशान लगा होगा। तो इस प्रकार से इसने भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास किया। यहां पर ध्यान देना, इसके शासनकाल में मुख्यमंत्री को दीवाने वजारत के नाम से जाना जाता था। इसके शासनकाल में शाही आदेश का पालन कराने वाले को दीवाने इंसा के नाम से जानते थे। और दीवाने खारिज सैन्य मंत्री हुआ करता था। विदेश मंत्री को दीवान ए रसाताल के नाम से जानते थे। जो बाजार का अधीक्षक होता था उसे साहना ए मंडी के नाम से जानते थे। जो बाजार का नियंत्रक होता था, जो बाजार पर नियंत्रण रखता था, उसे साहना ए रियासत कहते थे। जो न्याय का अधिकारी होता था, जो जस्टिस, उसे सराय अदल के नाम से जानते थे। जो बाजार का निरीक्षक यानी जांच पड़ताल करने वाला व्यक्ति था उसे बरीद ए मंडी कहते थे। और जो खुफिया विभाग यानी गुप्तचर हुआ करता था उसे मनेयान कहते थे। तो यहाँ से एक चीज पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। एक कुशल नेतृत्व, एक अच्छा साम्राज्य, जनता को भी इसने कभी तकलीफ नहीं होने दी। कई सारे इसने अच्छे काम किए। इसकी मृत्यु जो है जामा मस्जिद के बाहर हो गई। और इसके जितने भी पुत्र थे, कोई भी इतना योग्य नहीं था कि वह दिल्ली के इस विस्तृत सत्ता को संभाल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब ये बूढ़ा हो गया, मरने के अंतिम कगार पर था, तो उस समय इसका सबसे भरोसे का सेनापति मलिक काफूर इसके साथ था। तो मलिक काफूर ने एक षड्यंत्र के चलते सियाबुद्दीन उमर के हाथों इस बूढ़े सुल्तान की हत्या करवा दी, यानी अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी।
किसने? उसी मलिक काफूर ने किसके हाथों? शिहाबुद्दीन उमर के हाथों जहर खिलवा दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठा और 1 महीने में ही इतनी सारी हत्याएं, इतनी सारी घटनाएं हुई। इसके अन्य भाइयों के मध्य इसी दौरान इसकी भी हत्या हो गई और मलिक काफूर की भी हत्या हो गई और अंत में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो कहने का मतलब यह है कि शिहाबुद्दीन महीने 2 महीने ही गद्दी पर बैठ पाया और गद्दी, दिल्ली की गद्दी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के हाथ में पहुंच गई, जिसने 1316 से लेकर 1320 तक शासन किया। इसकी खास उपलब्धियां नहीं हैं। ये बड़ा ही अय्याश किस्म का शासक था। जैसा कि आपने किताबों में पढ़ा होगा कि एक बर्नी नाम के एक इतिहासकार हुए हैं। बर्नी ने मोहम्मद मुबारक शाह के बारे में, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बारे में लिखा है कि एक पागल शासक था, दरबार में नंगा दौड़ने लगता था। इसकी दुश्मनी निजामुद्दीन औलिया से थी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से इसका झगड़ा था। इसके बाद जो शासक बना वो नसीरुद्दीन खुसरो खां था। ये हिंदू था, लेकिन इसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और ये अप्रैल और सितंबर 1320 के आसपास ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इस तरीके से पूरा खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खां, ये याद रखेंगे। अभी हमने आपसे कहा था कि कोहिनूर हीरे की हम लोग बात करेंगे। तो कोहिनूर हीरे की यदि हम लोग बात करें तो कोहिनूर हीरा, जैसा कि आप जानते हैं, इसकी वर्तमान स्थिति कि ये इसके 2 पार्ट हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं इसके 3 पार्ट भी, लेकिन हम 2 ही मानते हैं। 2 इसलिए मानते हैं कि एक पार्ट जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय उनके मुकुट में लगा है और इसका एक हिस्सा बर्मिंघम पैलेस में रखा है। एक चीज और समझनी चाहिए, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कोहिनूर हीरा जब अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा था, उस समय कोहिनूर हीरे की जो कीमत थी वह उस समय पूरी पृथ्वी पर रहने वाली जनसंख्या को लगभग 2.5 दिन खिला सकता था। इतनी कीमत थी कोहिनूर हीरे। अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये इन शासकों से होते हुए सैयद वंश में पहुंचा, तुगलक वंश में पहुंचा और तुगलक वंश से सैयद वंश में और सैयद वंश से लोदी वंश में और लोदी वंश से मुगल काल में पहुंचते पहुंचते इसको शाहजहां ने दिल्ली में जहां पर बैठता था सिंहासन में, उसको जड़वा दिया। अब स्थायी हो गया। लेकिन क्या हुआ, नादिर शाह आए, ईरान का नेपोलियन जिसे हम कहते हैं, और जब वह भारत पर आक्रमण किया उसने, उसी समय वह पूरा सिंहासन उठाकर ले गया। इतिहास में आगे पढ़ेंगे, हम आपको पढ़ाएंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पर मैं सिर्फ कोहिनूर हीरे की ही बात करता हूँ। तो ईरान का शासक नादिर शाह ले गया और नादिर शाह से ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा और अहमद शाह अब्दाली से ये उसके पुत्र शाह शुजा के हाथ में पहुंचा और शाह शुजा से ये हीरा
महाराजा रणजीत सिंह के हाथ में पहुंचा, सिख राजा। महाराजा रणजीत सिंह से ये दिलीप सिंह के पास पहुंचा, उनके पुत्र। और जब 1849 ईस्वी में पंजाब को अंग्रेजों ने अपने अधिकार क्षेत्र में मिलाया, उस समय लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर आक्रमण किया। तो दिलीप सिंह से वही कोहिनूर डलहौजी के पास पहुंचा और डलहौजी के माध्यम से ये वर्तमान में ब्रिटेन में चला गया। तो ये तो थी कोहिनूर हीरे की कहानी। आज हमने आपको खिलजी वंश के बारे में पूरी डिटेल बताई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। जैसी भी लगे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।